हेलो एवरीवन। चलिए आज अपना पहला सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि है भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। आइए चलिए कुछ ओवरव्यू लेते हैं भारतीय साक्षर अधिनियम का। भारतीय साक्षर अधिनियम को प्रेसिडेंट का एसेंट 25 दिसंबर 2023 को मिला था और इसका कमेंसमेंट 1 जुलाई 2024 को हो चुका है। अब जानते हैं कि भारतीय साक्षर अधिनियम हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, वो किन बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल्स है कि एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। एविडेंस हमेशा फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा और रेलिवेंट फैक्ट का दिया जाएगा। अब ये फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट क्या होंगे वो हम पार्ट 2 ऑफ भारतीय साक्षर अधिनियम में पढ़ेंगे। दूसरा है बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। बेस्ट एविडेंस क्या होगा वो भी इसी में बताया गया है। तीसरा रूल है हेयरसे एविडेंस मस्ट बी एक्सक्लूडेड। हेयरसे एविडेंस को कभी भी बेस्ट एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हेयरसे एविडेंस को एडमिसिबल माना गया है, जो कि हम फर्दर अपने आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब चलिए जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्षर अधिनियम में कितने सेक्शंस हैं और कितने पार्ट थे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में टोटल पार्ट 3 ही थे, लेकिन भारतीय साक्षर अधिनियम में अब टोटल पार्ट 4 हो गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल सेक्शन 167 था, भारतीय साक्षर अधिनियम में टोटल सेक्शन 170 है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में चैप्टर सिर्फ 11 थे और अब भारतीय साक्षर अधिनियम में चैप्टर टोटल 12 हो चुके हैं। चलिए अब बेयर एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। पहला पार्ट प्रिलिमिनरी चैप्टर है। सबसे पहला सेक्शन जो है वो 3 चीज़ों के बारे में बात करता है, जो कि है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 में 3 चीज़ें दी गई हैं, जिनमें सबसे पहली है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब ये होता है कि हम इस एक्ट को किस नाम से पुकारेंगे, जो कि है भारतीय साक्षर अधिनियम 2023। अब ये एक्ट किस किस जगह अप्लाई होता है और कहाँ नहीं होता है वो बताए गए हैं। ये अप्लाई करता है जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, उस पर ये अप्लाई करता है। लेकिन ये 2 चीज़ ऐसी हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं करता है, वो है एफिडेविट और प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर। अब आते हैं तीसरी चीज़ जो कि कमेंसमेंट की बात करता है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, कमेंसमेंट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजेट से नोटिफाई करती है कि कौन सी डेट को ये एक्ट फोर्स में आएगा, और ये एक्ट 1 जुलाई 2024 को फोर्स में आया है। आते हैं सेक्शन 2 की ओर। सेक्शन 2 हमें डिफाइन करता है डेफिनेशन क्लॉजेस। सेक्शन 2 के ए में कोर्ट को डिफाइन किया गया है। कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट and all person except arbitrator legally authorized to take evidence। अब कोर्ट के अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो कोर्ट के अंदर वो सारे जजेस एंड मैजिस्ट्रेट तो इंक्लूड होते ही हैं, लेकिन वो सारे पर्सन्स भी इंक्लूड होते हैं जिन्हें लीगली ऑथराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए। अब ये वो पर्सन कौन हो सकते हैं जिन्हें लीगली ऑथराइज किया गया एविडेंस लेने के लिए? तो फॉर एग्जाम्पल कमीशन अंडर CPC is given power to take evidence. That's why it can be called all person legally authorized to take evidence. But there is one exception of court, which is not included in the definition of the court, is arbitrator. Arbitrator is not included in the court. प्रिजम्पशन की डेफिनेशन में आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि प्रिजम्पशन क्या होता है। तो प्रिजम्पशन को हम हिंदी में उपधारणा भी कहते हैं। प्रिजम्पशन का मतलब होता है जब भी कोई फैक्ट या लॉ कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है तो कोर्ट एक इन्फेरेंस ड्रॉ करती है, कोर्ट एक अनुमान लगाता है, इसे ही हम प्रिजम्पशन कहते हैं। प्रिजम्पशन 2 प्रकार का होता है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को हम प्रिजम्पशन ह्यूमनिस भी कहते हैं और ये डिस्क्रिशनरी नेचर का होता है। मतलब ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, कोर्ट इसे मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, और इस प्रकार के प्रिजम्पशन को हम मे प्रिज्यूम कहते हैं। अब आते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम प्रिजम्पशन ज्यूरिस भी कहते हैं और ये मैंडेटरी नेचर का होता है। इसका ये मतलब हुआ कि प्रिजम्पशन जो लॉ का है वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है और कोर्ट को मानना ही पड़ेगा।
इसके आगे भी ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दो प्रकार के होते हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशन और इररिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल प्रिजम्पशन को हम शैल प्रिज्यूम कहते हैं। मतलब शैल प्रिज्यूम में कोर्ट को मानना तो है, लेकिन पार्टीज़ के पास एक ऑप्शन होती है कि वो अपने एलिगेशंस को रिबट कर सकते हैं, करने के लिए वो एविडेंस दे सकते हैं। अब आते हैं इररिबटेबल प्रिजम्पशन, जिसे हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। ये एक ऐसा प्रिजम्पशन है जिनसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दी जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।